हेलो स्टूडेंट्स, DBSK इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का भूगोल का अगला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है जलवायु, भारत की जलवायु। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम कि भारत में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, कैसे होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा क्यों होती है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आदि चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जलवायु के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जलवायु किसी विशाल क्षेत्र में, ठीक है, या एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय या अवधि में मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं का कुल योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ठीक है, और भारत की जलवायु दो प्रकार की जलवायु है। ठीक है, नंबर एक आपका है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, नंबर दो आपका है मानसूनी जलवायु। नंबर एक आपका है उष्णकटिबंधीय जलवायु, नंबर दो आपका है मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों है और मानसूनी जलवायु क्यों है, इसको अभी हम बताते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंध का मतलब क्या होता है आपको पता है? उष्णकटिबंध हम किसको कहते हैं, कौन सा क्षेत्र होता है? अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। ये आपका हो गया ग्लोब। ठीक है, इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। 0 अक्षांश। ठीक है, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं, इधर आपका हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, जो रेखाएं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब देखिए ये तो 0 अक्षांश रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, इधर आपका उत्तरी गोलार्ध है, इधर आपका क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध 23.5 अंश अक्षांश यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं या सीधी पड़ती हैं। ठीक है ना, सूर्य की किरणें यहाँ पर बहुत अधिक पड़ती हैं या सूर्य का प्रकाश इन पे क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है, सीधा पड़ता है। इस कारण यहाँ पर बहुत गर्मी भी होती है। और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए आपका नंबर 1 हो गया उष्ण कटिबंधीय जलवायु, नंबर 2 मानसून जलवायु। ठीक है ना, मैप बनाते हैं फिर समझाते हैं आपको। ठीक है ना, कैसे उष्ण कटिबंध। हाँ, यहाँ पर देखिए भारत आपका यहाँ पर है। ठीक है, कर्क रेखा आपको पता होगा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है ना, अब देखिए मान लीजिए भारत के बीचों बीच से जा रही है, जो भारत का दक्षिणी भाग है अर्थात प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है ना, उसको तो हम उष्ण कटिबंध कह सकते हैं, लेकिन जो ऊपर का है उसको तो हमें नहीं कहना चाहिए, उसको तो हम उपोष्ण कटिबंध कह सकते थे, लेकिन नहीं, हम पूरे भारत को उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको आगे देखिए मैप में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैप बनाते हैं। तो अभी आपका भारत का मानचित्र हो गया। आप जानते हैं कि भारत यहाँ पर है, अर्थात कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, अर्थात यहाँ से होकर गुजरती है।
ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वह उष्णकटिबंध क्षेत्र होता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध क्षेत्र होना चाहिए, जबकि भारत के ऊपर जो उत्तरी भारत है, ठीक है, उसको तो हम उष्णकटिबंध क्षेत्र नहीं कह सकते ना, लेकिन फिर भी यह भारत, पूरा भारत उष्णकटिबंध क्षेत्र है। क्यों है देख लीजिए, आपको पता होगा कि यहाँ पर आपका हिमालय है, ठीक है, सबको पता है आपका यहाँ पर क्या है, हिमालय है। अब देखिए ध्रुवों से शीत ऋतु में जो ध्रुवों से पवनें या हवाएं आती हैं वो बहुत अत्यधिक शीतल होती हैं, अर्थात बहुत ठंडी हवाएं होती हैं, ठीक ना। शीत ऋतु में ध्रुवों से या साइबेरिया से, चीन से, रूस से जो भी हवाएं आती हैं अत्यधिक शीतल होती हैं, ठीक है ना। इधर से जो भी हवाएं आती हैं बहुत शीतल होती हैं। इनके बीच में पड़ जाता है हिमालय। इन हवाओं को, अत्यधिक शीतल हवाओं को हिमालय यहाँ पर रोक लेता है, भारत में प्रवेश होने नहीं देता है, ठीक है ना। इसलिए ये हवाएं भारत में प्रवेश नहीं हो पाती, और जब भारत में प्रवेश नहीं हो पाएंगी, जबकि अगर यही हवाएं हिमालय के द्वारा रोकी नहीं जाती तो यह भी थोड़ा आपका ठंडा प्रदेश हो जाता, ठीक है ना, यह भाग और अत्यधिक ठंडा होता, तब इसको हम उष्णकटिबंध नहीं कहते। लेकिन ये हवाएं इधर नहीं आ पाती हैं, इस कारण यह गर्म ही रह जाता है, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध, अर्थात पूरे भारत को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध क्षेत्र। अगर यही हवाएं हिमालय को, यहाँ हिमालय नहीं होता, इस पार आती, देखते हैं ठंडियों के मौसम में आप चले जाइए रूस, चीन, अत्यधिक ठंडी पड़ती है, लेकिन जब यहाँ पर शीत ऋतु आती है, अर्थात ठंडी का समय आता है, तो इधर तो ठंडी जो हवाएं हिमालय को के ऊपर से आती हैं कुछ भागों तक आ पाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे इनका प्रभाव कम हो जाता है। ये प्रायद्वीपीय भाग अर्थात दक्षिणी भारत में नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ पर ठंडी बहुत अधिक महसूस नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखिए आप कभी कभी देखते होंगे, एक तो हो गया आपका उपोष्ण, ठीक है ना, उपोष्ण, दूसरा आपका है मानसूनी। पहले इसको समझ लेते हैं उष्ण, ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं मानसून को। मान लीजिए ठंडी में या शीत ऋतु में ये हवाएं ध्रुवों से आ रही हैं, तो क्या ये वर्षा करा सकती हैं, नहीं करा पाएंगी। क्यों नहीं करा पाएंगी, क्योंकि ये आपका, इसको हम कह सकते हैं, इधर आपका पूरब है, इधर आपका उत्तर है, ठीक है, उत्तर पूर्वी या पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्वी मानसून कह सकते हैं। जो हवाएं उत्तर और पूरब या पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व, कुछ भी आप कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात ध्रुवों से आती हैं, साइबेरिया, रूस, चीन से होते हुए आती हैं, इनके बीच में कहीं पर महासागर नहीं पड़ता है, अर्थात समुद्र नहीं मिलता है, ठीक है। ये स्थल खंड से बहती हुई आती हैं, हर जगह आपको भूमि मिलेगी, पर्वत मिलेगा, पठार मिलेगा, कहीं पर इनको समुद्र और सागर नहीं मिलता है, ठीक है ना। इस कारण इन हवाओं में नमी नहीं होती है, ठीक है, और जब तक नमी नहीं होगी तब तक वर्षा नहीं होगी। अब देखिए इधर से आ रही हैं, ठीक है, कुछ हवाएं इधर से भी आएंगी, इधर से भी आएंगी, ठीक है, जब भारत में प्रवेश करेंगी। मान लीजिए ये हवाएं आई, ये स्थल खंड से स्थल खंड में आ रही हैं, तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, लेकिन ये जो हवा आ रही है आपके बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आ रही है, इसको यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नमी मिल जा रही है। क्या मिल जा रही है, नमी। यहाँ पर आपका पड़ जाएगा तमिलनाडु, क्या पड़ जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा कराता है ठंडियों के समय में, और अधिक वर्षा कराता है, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, इधर आपकी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। कोरोमंडल तट पर कौन सा मानसून, ठंडियों के समय में कौन सा मानसून वर्षा कराता है, उत्तर पूर्वी मानसून, जो कहाँ से आता है, ध्रुवों, साइबेरिया, रूस और चीन से आता है। वह आपके भारत के सिर्फ एक जगह पर वर्षा कराता है, वो कौन सा भाग है, और क्यों वर्षा कराता है,
इन्हें भी तो वर्षा करानी चाहिए, लेकिन नहीं, ये स्थल खंड से आ रहे हैं स्थल में, परंतु ये जो आ रहे हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से इनको पर्याप्त नमी मिल जा रही है और ये आके यहाँ से पूर्वी घाट की पहाड़ियों से टकरा रहे हैं और आपके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करा दे रहे हैं। ठीक है। हाँ, ठंडियों के मौसम में अपने यहाँ भी बारिश होती है, अर्थात यहाँ भी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ भी बारिश होती है। वो कैसे होती है? इधर आपका हो जाएगा भूमध्य सागर। ठीक है। भूमध्य सागर से आपका पश्चिमी विक्षोभ आता है। क्या आता है? पश्चिमी विक्षोभ। ये ठंडियों के समय में भी आता है, गर्मियों के समय में भी आता है, लेकिन ठंडियों के समय में ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। क्यों रहता है? और इधर से ही एक आती हैं जेट धाराएं या जेट हवाएं। ठीक है ना, उसको बाद में कभी देखेंगे। तो जो पश्चिमी विक्षोभ आपका आ रहा है शीत ऋतु में, वो आपके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी बारिश कराता है। इसको नमी कहाँ से मिलती है? भूमध्य सागर से आ रहा है, इसके बीच में पड़ जाता है कैस्पियन सागर, वहाँ से पर्याप्त मात्रा में नमी ले लेता है और यह वर्षा कहाँ? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अर्थात पूर्व उत्तरी भाग में ही वर्षा करवाता है, दक्षिण में नहीं प्रवेश कर पाता है। और क्यों करवाता है? ठंडियों के समय में, गर्मी के समय में क्यों नहीं वर्षा करवाता है? ये मानसून, क्योंकि शीत ऋतु में ये आप देख रहे हैं कर्क रेखा, इधर आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, इधर आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। जब आपके यहाँ ठंडी पड़ती है, जब ठंडी का अर्थात शीत ऋतु आती है, तो सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश कर जाता है, अर्थात सूर्य इधर से धीरे धीरे इधर आ जाता है। ठीक ना, एक समय आएगा मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, तो यहाँ पर क्या पड़ती है? ठंडी। लेकिन यही सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, गर्मी। अब देखिए, जब सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होता है तो भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ आता है यह भारत में काफ़ी प्रभावशाली होता है, काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यही जब मकर रेखा से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो यही पश्चिमी विक्षोभ आपका इधर चला जाता है, उत्तर साइड चला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अर्थात शीत ऋतु में भारत में वर्षा कब होती है? 20 दिसंबर से मार्च तक वर्षा का काल माना जाता है। ठीक है। और आप जानते होंगे जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, जम्मू कश्मीर में हिमपात के रूप में वर्षा होती है, कहीं कहीं जलबूदों के रूप में वर्षा होती है। यह उत्तरी मैदानी भागों में गेहूं की खेती के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और जम्मू कश्मीर में सेब की खेती के लिए पश्चिमी विक्षोभ का मानसून बहुत लाभकारी होता है। ठीक है। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु तो हो गया, अब आपका हो जाएगा मानसूनी जलवायु। ठीक है। आपको पता होगा कि भारत में मानसून का समय कौन सा माना जाता है? 1 जून। 1 जून से मानसून भारत में प्रवेश करना शुरू हो जाता है। ठीक है। और धीरे धीरे लगभग 15 दिसंबर तक मानसून वापस हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, भारत में मानसून आता कैसे है, बनता कैसे है? ठीक है। अधिकांश भारत में जो ग्रीष्म काल अर्थात गर्मी के समय में जो वर्षा होती है वह आपके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है ना, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से होती है। 1 जून को इधर देखिए अरब सागर, यहाँ आपका हो गया अरब सागर। ठीक है, हिंद महासागर, यहाँ हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। यहाँ से जो भी हवाएं या मानसून जो भी बनता है, ठीक है, यहाँ आपका हो गया पश्चिमी घाट, यहाँ हो गया आपका पूर्वी घाट। जब मानसून यहाँ से बनता है तो बनने के बाद जब भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले आपका एक पश्चिमी घाट की पहाड़ी से टकरा जाता है। आप देखते होंगे इधर आपका केरल हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। मानसून बना और वहाँ से जब प्रवेश करता है भारत में तुरंत पर्वतों या पहाड़ियों से टकरा जाता है और वर्षा हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जब मानसून बनता है, बनने के बाद जब भारत में 1 जून को प्रवेश करता है तो 1 जून को सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर बारिश होती है। सबसे पहले तुरंत मानसून बना, केरल पहुंचा, केरल के मालाबार तट पर 1 जून को वर्षा जरूर होनी है। ठीक है, 1-2 जून तक। उसके बाद धीरे धीरे लगभग यहाँ 22 जुलाई तक
1 जून को भारत में प्रवेश कर रहा है और 22 जुलाई तक पूरे भारत में यह सक्रिय हो जाता है, अर्थात पूरे भारत में मानसून बन जाता है, हर जगह बारिश होने लगती है। ठीक है, जो मानसून बंगाल की खाड़ी से बन रहा है यहाँ से, ठीक है, भारत में 2 तरह से मानसून आता है। एक तो आपका हो गया उत्तर पूर्व मानसून जो ठंडियों के समय में आता है, और एक आपका हो गया पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी से बनकर जा रहा है, अर्थात ठंडी के समय में इधर से और गर्मी के समय में इधर से जाता है। अब देखिए, जो बंगाल की खाड़ी से मानसून बन रहा है, इधर तो जा नहीं रहा है, सीधे इधर चला जा रहा है। ठीक है, चला गया यहाँ पर, और यहाँ पर पहुँचने के बाद शिलांग के पठार या गारो, खासी और जयंतिया पर्वत चोटी हैं। गारो, खासी और जयंतिया। खासी पर 2 स्थान हैं, एक है आपका चेरापूंजी, दूसरा क्या है, मासिनराम। पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मासिनराम। कहाँ और किस कारण होती है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से जो भी मानसून बन रहा है, बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी ले जा रहा है, और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, शिलांग का पठार के पास गारो, खासी, जयंतिया पर्वत या चोटी जो भी है, वहाँ पर सबसे अत्यधिक वर्षा मासिनराम और चेरापूंजी में होती है। और विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मासिनराम। कौन सा है, मासिनराम। तो कहने का मतलब ये है कि अरब सागर, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी से जो भी मानसून बनता है, उससे भारत को 90% बारिश यहीं से होती है। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से कुछ परसेंट बारिश होती है जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून आता है शीत ऋतु में। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और, जो अरब सागर का आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, वह 3 जगहों पर बारिश नहीं करवा पाता है। कहाँ पर, यहाँ पर आपका हो गया तमिलनाडु तट का, और आंध्र तट और उड़ीसा तट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्वी घाट की पहाड़ी है या पूर्वी घाट है, ये जब मानसून यहाँ बनता है तो ये पूर्वी घाट इसको रोक लेता है, उस तरफ नहीं जाने देता है। लेकिन जब मानसून की वापसी होती है, जब मानसून उधर से वापस आता है, तो इन तीनों जगहों पर, अर्थात पूर्वी घाट के पहले जो भी तट हैं, यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, अर्थात लौटते हुए समय में यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, बस और कुछ रह गया है। हाँ, अब थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए कि मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसको नोट कर लीजिए। नंबर 1 आपका हो जाएगा अक्षांश। ठीक है, नंबर 2 आपका हो जाएगा वायुदाब, फिर हो जाएगा आपका पवन तंत्र, उसके बाद हो जाएगा समुद्र से दूरी, उसके बाद आपका हो जाएगा उच्चावच। ठीक है, और कुछ और हो जाएगा आपका महासागरी धाराएं। ठीक है, ठीक है, ये आपके कुछ कारक हैं जो आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं। बाकी जलवायु में आपके 9th में इतना ही था, और बाकी जो कुछ होगा उसको फिर पढ़ाया जाएगा। एक चीज़ और है आप में, एक आपका होता है व्यापारिक पौने। ठीक है, आप कहीं पढ़े होंगे तो होगा व्यापारिक पौने, देख लीजिए उसको भी 1 मिनट में। व्यापारिक पौने ये आपका कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके ऊपर यहाँ इनके बीच में बहती हैं 35 अंश अक्षांश। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध से व्यापारिक पौने बहती हैं वो भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पौने चलती हैं वो भी भूमध्य रेखा की तरफ जाती हैं। लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध से व्यापारिक पौने भूमध्य की ओर आती हैं, ठीक है,
उत्तरी ध्रुव से या उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध से जो व्यापारिक पवनें आती हैं भूमध्य रेखा की तरफ, वह अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा की तरफ जो व्यापारिक पवनें जाती हैं वो अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। इसको ये क्यों मुड़ जाती हैं? इसको फेरल के नियम ने, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फेरल, उन्होंने बताया था कि कोरियालिस बल के कारण ये पवनें उत्तर से जो उत्तरी गोलार्ध से जो व्यापारिक पवनें आती हैं वो अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें आती हैं वो अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। एक फेरल नामक वैज्ञानिक ने कोरियालिस बल के कारण इसको बताया था, इसी कारण मुड़ जाती हैं। जबकि मुड़ना चाहिए इनको किस तरफ, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध से आ रही हैं, इनको तो सीधे चला जाना चाहिए उत्तरी गोलार्ध में, और जो उत्तरी गोलार्ध से आ रही हैं उनको चला जाना चाहिए किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन वही कोरियालिस बल के कारण, कोरियालिस लिख देते हैं, कोरियालिस बल के कारण, ठीक है, व्यापारिक पवनों में जो दिशा परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है, कोरियालिस बल क्या है, आगे देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको पढ़िए। अगर कहीं कुछ छूटा हो तो फिर कमेंट में बताइएगा। बाकी 9th क्लास के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, तब तक आप स्टडी करते रहिए।